जनाब, ढोने के लिए नहीं, बिल्कुल इस खूबसूरत सुबह में अपने चेहरे पर एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कान लाइए और अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ यानी अर्पिता के साथ कीजिए। बिहार में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल आप सभी फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। दर्शकों, हर रोज हम लोग अपने दिन के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, पर कई बार आप अफसोस भी करते होंगे कि क्या कुछ सोचा था पर कर नहीं पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने शायद अपने जो कार्यक्रम है या जो आपके काम है उनको लेकर उतनी एकाग्रता से कोई तैयारी नहीं की है, कोई सोच विचार नहीं किया है और इस वजह से आपके ज़रूरी काम दिन भर के कई बार छूट जाते हैं। तो आपकी इन्हीं तमाम समस्याओं का समाधान हम कई बार कार्यक्रम में लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं सबसे पहले आपको मोटिवेट करने की, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने की। और आज इसी प्रयास में अब बढ़ते हैं आराधना की तरफ। कहते हैं संगीत सबसे खूबसूरत माध्यम है ईश्वर की आराधना का। दिन को शांति प्रिय बनाने के लिए, दिन को खुशनुमा बनाने के लिए हम ऐसी साधना का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और कार्यक्रम बिहार में आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई मंचों पर जिस कदर लेकर गए हैं, आज उसकी तारीफ हर तरफ होती है। आप भी जरूर सुनिएगा। चलिए स्वागत कर लेते हैं बिना देरी के। हमारे साथ है उमा शंकर जी, जो कि सुप्रसिद्ध सितार वादक है। बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम बिहार में। नमस्कार। और संगत में हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। शांतनु राय जी, जो कि तबले पर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, दोनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अपनी अपनी थाप से, अपने अपने राग से, अपनी अपनी उपस्थिति से ही हमें कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर चुके हैं पहले से ही। तो उमा शंकर जी, हम चाहेंगे कि सुबह की बेला है और इस बेला में अपने दर्शकों को थोड़ा आध्यात्म की दिशा की ओर ले जाते हैं और उनके मन को थोड़ा प्रफुल्लित करते हैं, शांत करते हैं। क्या खास है आपके पास प्रस्तुति के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो डीडी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और शुरू करने के पहले हम भगवान की आराधना करते हैं। तो हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, 2 लाइन कहा करते थे कि स्वर है ईश्वर, स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान, तन ही पथ है, रूप है ध्यान। तो जब ध्यान की बातें हो रही है, मेडिटेशन की बातें हो रही हैं, तो इस सुबह की बेला में, प्रातः बेला में हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही फेमस और बहुत प्रचलित राग है, राग अहिर भैरव। तो मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को और आपको भी खास करके 2 लाइन उसकी थोड़ी सी उसकी बंदिश जरूर समक्ष रखें। बिल्कुल सौभाग्यशाली होंगे हम लोग जी जरूर।
धुन और जो ये संगीत है सीधे दिल में उतर जाता है और मन को एकदम शांत कर देता है। और इस शांत चित्त के साथ कहते हैं कि अगर हम बातचीत करेंगे तो लगता है बहुत अच्छी बातें और गहराई की बातें भी निकलेंगी। उमा शंकर जी, आपके नाम में भी तो उमा और शंकर दोनों आते हैं, ये अद्भुत संगम आपके नाम में भी है। तो सितार के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन अगर हम सितार को थोड़ा समझना चाहें, जैसे सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के तमाम राग ताल, साथ ही फ्यूजन की बात कर लीजिए, फिल्मी संगीत की बात कर लीजिए, हर मूवमेंट को या हर भाव को उभारने का काम करता है सितार। बिल्कुल। आपके लिए सितार क्या है? मेरे लिए कहा जाए तो सितार को मैंने नहीं चुना है, सितार ने मुझे चुना। क्या बात है। इससे बड़ी बात कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ इसके अलावा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हमारे घर में मेरे पापा को इंटरेस्ट था, बट हमारे कोई ट्रेडिशन फैमिली नहीं है हमारे संगीत की। और उस फैमिली में जहाँ पे, चूँकि मैं खुद भी बिहार में पला बढ़ा हूँ, पटना में ही, और यहाँ का एक ट्रेडमार्क है कि मतलब जब आप बड़े होते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता, सरकारी नौकरी ले। एक माइंड फोकस है यहाँ। तो और उस माइंड फोकस में सितार को लेके आगे बढ़ना, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। कि इनफैक्ट जब हमने शुरू किया था तो हमारी फैमिली को छोड़कर बाकी कुछ लोग कहते थे कि ये गवैयों का परिवार है, या कि आप बड़ा हो के ये नाचने गाने वाले बनेंगे क्या। लेकिन टचवुड मेरे पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमन कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि संगीत को मैंने चुना और सितार को मैंने चुना। बिल्कुल, सितार को मैंने नहीं चुना, सितार ने मुझे चुना। बिल्कुल। आपने जिस बात का जिक्र किया है, बड़ी कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात तो है कि संगीत को लेके एक दौर ऐसा होता था कि लोग बहुत गलत तरीके से सोचते थे, लेकिन सही मायनों में संगीत एक ऐसी साधना है जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीवन का मूल तत्व समझ में आने लग जाएगा। और शायद इसीलिए आपके पिताजी ने आपको जो है मौका भी दिया कि आप इससे जुड़े रहें। अच्छा, को लेकर जो आपने बताया माहौल बहुत मुश्किल था पटना में आपके लिए, फिर कैसे आपने उस चैलेंज को फेस किया? पढ़ाई लिखाई साथ में की, प्रैक्टिस के लिए जाते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग टोकते भी होंगे कि छोड़ दो ये सब कुछ। जी बिल्कुल। जब मुझे याद है कि मैं जब अपने घर से निकलता था, छोटा सा था मैं, और मेरे पहले गुरु श्री आशीष चैटर्जी जी थे, जिनका अभी थोड़े टाइम पहले इंतकाल हो गया। तो लोग देखते थे और बोलते थे, अरे ये सारंगी ले जा रहा है, मतलब सारंगी भी नहीं, सरंगी वाला देखो जा रहा है, सरंगी वाला जा रहा है। तो लगता था कि थोड़ा सा, क्योंकि वो एज ऐसा था, बचपन का एज था, तो उसमें थोड़ी सी शर्म भी आती थी कि मैं चल रहा हूँ सितार लेकर के। लोग बोल रहे कि अरे देखो क्या लेकर के जा रहा है, सरंगी लेके आ रहा है, पता नहीं क्या है। लोगों को पता भी नहीं चलता पता भी नहीं था कि ये है क्या, पता भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं बड़ा होकर के सितारिस्ट बनूंगा। मैं कर रहा था, मैं सितार बजा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, सीख रहा था, लेकिन एक होता है कि फोकस उस तरीके से मेरा वैसा नहीं था। मेरा भी ध्यान था कि मेरे को भी बड़े होकर के एक गवर्नमेंट जॉब लेना है और सरवाइव करना है, अच्छे से सरवाइव करना है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। और देखिए, आज आप उस बचपन को कंपेयर करें आज के वक्त के साथ, जी। तो आज आप विदेशों में परफॉर्मेंस दे चुके हैं, 40-50 देशों तक जा चुके हैं। जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ बिहार के जो लोकगीत हैं उनको भी लेकर जा चुके हैं इसी सितार के साथ। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ से मैं आता हूँ वो ऐसे भी बिहार की जो धरती है बड़ी ही पवित्र धरती है। यहाँ भगवान बुद्ध हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, यहाँ की सबसे बड़ी बात गंगा मैया है। तो मुझे लगता है कि अपनी मिट्टी की खुशबू को आपको हर जगह दिखाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की खुशबू एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मतलब अंदर तक कनेक्ट करती है। आप उससे चाह कर भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक तो आपकी लैंग्वेज जो होती है उसमें कहीं ना कहीं टच जो रहता है वो हमेशा आपकी मिट्टी की रहती है।
और मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब मैं कहीं जाता हूँ और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, मैं 100% बिहारी हूँ। बिल्कुल, हम बिहारी हैं। हाँ। बिल्कुल बोलना भी चाहिए और महसूस करना हाँ, उससे बड़ी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल, महसूस भी बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए। क्यों मैं अपने ट्रेडिशन को क्यों छोड़ूं? अगर मैं दूसरे ट्रेडिशन को एडप्ट करना चाहूँ या बाहर की किसी लैंग्वेज को एडप्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे हिंदी, मेरी भोजपुरी, मेरी मगही, मेरी मातृभाषा मगही है यहाँ पटना की, तो मैं उसके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ, अपनी मिट्टी के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ। चलिए, बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा और बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए भी, और कुछ शांतनु जी से भी बातचीत करेंगे। आपकी कुछ खास रचनाएं या कुछ पसंदीदा ऐसी ट्यून जो आप हमारे दर्शकों के लिए अभी लेकर आए हो? कुछ कविताओं का भी आपने जिक्र किया था। हाँ जी, कविताओं का भी जिक्र किया। मैं एक्चुअली मैं क्रिएटिव काम कोशिश करता हूँ कि बहुत करूँ, और उस फील्ड में मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ। मैं थिएटर म्यूज़िक करता हूँ, करीब 500 प्लेस का मैंने म्यूज़िक किया हुआ है और गाने कंपोज किए हुए हैं, तो मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद है। तो जैसे अगर आप बिहार के फोक की बात करें, लोक संगीत की बात करें, हाँ जी। सितार के बिहार के लोक संगीत की बात करें, तो मैंने सितार पे बिहार के लोक संगीत को भी अलग तरीके से बजाने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी एक झलक मैं छोटी सी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कुछ गुनगुना कर भी आप अभी बजाता हूँ, थोड़ा सा बजा लेता हूँ। फिर अच्छा, उसके जरूर बाद, जरूर। हाँ, जैसे छठ, जैसे यहाँ बिहार का पवित्र और भारत का एक बहुत ही पवित्र ही त्यौहार है। तो देखिए, उसमें मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है कि कैसे लोक धुन में शास्त्रीयता आती है। तो 2 लाइन में उसको कोशिश करता हूँ। इसको अभी आप ट्यून कर रहे हैं अपने। बिल्कुल, सितार में ये खासियत है कि जो आपको चाहिए ओरिजिनल आवाज़, उसके लिए आपको ट्यून करना पड़ता है सितार को, और सितार इतना आसान नहीं है सीखना। बिल्कुल, देखिए कंपोजिशन छठ महापर्व पर। हमारे छठ महापर्व की धुन सितार पर सुनकर कुछ अलग ही आनंद आ रहा है। देखिए, बहुत गहराई से सुनना पड़ता है, बड़े एकाग्र होकर सुनना पड़ता है, तब आप इसकी डेप्थ को समझ पाते हैं। सितार की यही खूबसूरती है कि आपको ऊपर से लेके अंदर तक कह सकते हैं कि एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। आप बाहर कितना भी सोच रहे हो, कुछ भी मन में आपके चल रहा हो, लेकिन सितार आपको एक शांति दिशा में ले जाता है। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट सितार के बारे में कहा भी जाता है कि
जितने भी भारतीय वाद्य हैं उसमें सितार सबसे खूबसूरत और सबसे मधुर वाद्य है, क्योंकि इसकी एक तार को जैसे आप छेड़ते हैं मन में आपके और आपका जो मन होता है प्रफुल्लित हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको लगेगा कि क्या कितना हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता हाँ, है सितार। हाँ। बिल्कुल, जरूर। क्या बात है। आप देखिए इसी में अगर मैं उस ट्यून को बजाऊं, हाँ, छठ वाली ट्यून को, हाँ। कुछ मांगलिक कार्य, कुछ खुशी का मौका, ऐसी ट्यून उसकी तरफ इशारा करती है। जी, और हम लोग बिल्कुल, जब बिल्कुल। टीवी में, फिल्मों में, किसी भी कार्यक्रम हाँ। में यही धुन सुनते हैं, मुझे पूरा दूरदर्शन का वो वक्त याद आता है जब तमाम कार्यक्रमों में हमें बैकग्राउंड में ये धुनें सुनाई पड़ती हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और होता भी सितार ऐसा वाद्य यंत्र ऐसा है जी, कि जी, जी। मतलब आप जितने तरीके के संगीत को आप इस पे करना चाहो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उमाशंकर जी, मैं एक सवाल आपसे और ज़रूर लूँगी। कुछ कविताओं को भी आपने कंपोज किया है और उन कंपोजिशन को आप गुनगुनाएंगे भी, तो मैं चाहूँगी बिना देरी के ज़रूर वो आप दर्शकों तक लेकर आए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गाता तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, फिर भी प्रयास ज़रूरी है। जी। तो मैंने अभी एक मेरा प्रोडक्शन था नदी और द्वीप, तो मैंने अज्ञेय जी की कविता क्या को कंपोज किया है। तो 2 लाइन आपको, नदी तुम बहती चलो, बहुत तो खूब। उनकी एक कविता है। मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ज़रूर उसको सुनाऊं। बोल है, कविता का बोल है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, हम धारा नहीं हैं, किंतु हम हैं द्वीप। किंतु 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 हम हैं द्वीप, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, हम धारा नहीं हैं। अगली लाइन बड़ी खूबसूरत है। स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से
द्वीप हैं हम, सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के। किंतु 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 हम हैं द्वीप। किंतु हम हैं द्वीप, किंतु हम हैं द्वीप। क्या बात। अज्ञेय जी की इस कविता का कंपोजिशन ऐसी धुन में सुनकर मेरा मन तो बहुत आनंदित हुआ। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस हो ये रहा सब है इस मेरा वक्त। कुछ नहीं है, बस सब मेरे गुरुजी का, मेरे माता पिता सबका आशीर्वाद है। बिल्कुल। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और इस कम वक्त का हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत सारी वैसे आपकी कंपोजिशन है, लेकिन आपने जिक्र किया था एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कंपोजिशन है आपके पास। तो जी, बिना जी। देरी किए वो भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती वक्त बीत जाए और ये खास आपकी कंपोजिशन छूट जाए। बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं, मैं 2 लाइन उसकी जरूर भी जरूर एक अंतरा। बिल्कुल। वो हाँ, कविता का शीर्षक था उनके, अपने ही मन से कुछ बोले। बिल्कुल बहुत तो खूबसूरत। कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। क्या बात है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पे डाले, यादों की पोटली टटोले। एक दृष्टि बीती पे डाले, यादों की पोटली टटोले।
मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। क्या बात है, छला गया क्या पग पग में। खोया क्या बात, क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ के। क्या बहुत। देखिए इतनी सुंदर कंपोजिशन आपने अभी सुनाई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बहुत आनंदित हो गई मैं। समय बहुत कम है, फिर भी मैं एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ आपसे। देखिए सितार को लेकर तमाम हमारे जो युवा सुन रहे हैं, जो नए कलाकार हैं, उन तमाम लोगों को अगर आपको सितार सिखाना हो तो बेसिक्स क्या है सितार सीखने के? देखिए सितार सिखाने की बेसिक के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले जिस एज ग्रुप के बच्चों को या बड़ों को आप सिखाने जा रहे हो, आपको उनके अंदर जाना पड़ेगा, उनके लेवल का बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को सिखा रहा हूँ और स्टार्टिंग में उनको मैं रागों के बारे में बताऊँ तो शायद उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि राग क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक सुर लगाओ और दिल में उतर जाओ। तो बच्चों के लेवल में जा करके उस तरीके से बताना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा मान लो आप मुझे छोटे बच्चों को सिखाना है, तो छोटे बच्चों को सिखाना होगा तो मैं सारेगामा तो सिखाऊंगा, लेकिन उनमें राग नहीं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या उनमें इंटरेस्ट पैदा करूंगा कि देखो सितार जो है बातें भी करता है ऐसे। तो कैसे बातें करेगा, तो मैं उनसे पूछूंगा कि बोलो हेलो, तो सितार भी जवाब देगा हेलो। हाउ आर यू, तो सितार भी जवाब देगा कैसे, आई एम फाइन थैंक यू। तो आपके उनके लेवल में जा करके जाना पड़ेगा, तब आप उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे सिखाएंगे। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। आपको ये लगता है कि एक तो बच्चे या बड़े भी ऐसे ही देखकर डर जाएंगे कि इतना बड़ा साज है ये, साज को ही देखकर डर जाएंगे कि भैया सिखाने से पहले तो इसको हैंडल करना ही इतना मुश्किल, इसको कैरी करना मुश्किल है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आपको इंडियन कल्चर के बारे में बताना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशन के बारे में बताना पड़ेगा, भारतीयता के बारे में बतानी पड़ेगी, भारतीय संगीत के बारे में बताना पड़ेगा। बिल्कुल जी ठीक है आपने कि जो है सितार अपने आप में जो कंपोजिशन निकालते हैं आप, मतलब सितार आपसे बोलता है, बतियाता है। सितार आपके भाव भी आपके मन के निकाल के लाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जिस तरीके से एक बच्चे से लेके एक बड़ी उम्र के लोगों के मन को सितार के जरिए प्रकट किया है। मतलब इंस्ट्रूमेंट में इतना पावर होता है कि आप किसी को भी हंसा भी सकते हो, रुला भी सकते हो, या गुस्सा भी दिला सकते हो। मैं इस पे इतना एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे मैंने अपने सितार को मेल और फीमेल के रूप में भी डिवाइड कर रखा है कि एक तरफ मेल है, एक दूसरी तरफ फीमेल है, तो थोड़ा मेल धीर और गंभीर होता है। बिल्कुल। चलिए वक्त की कमी है और हम भी वक्त के दायरे में बंधे हैं, तो हमें क्षमा कीजिए कि हम इस चर्चा को ज़्यादा लंबा नहीं ले जा सकते, लेकिन जितना भी वक्त हमें मिला है बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर जी। शांता जी माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, हम आपसे बातचीत का वक्त नहीं ले पाए, लेकिन ज़रूर हम किसी और मौके पर आपसे तमाम बातचीत ज़रूर करेंगे। और इस माहौल को आप दोनों ने इतना खुशनुमा बना दिया कि वक्त मुझे लगता है क्षण भर में बीत गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप हमें खत ज़रूर लिखिएगा, अपने दिल की बातें हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और उसके लिए चाहे तो आप फ़ोन पर आप हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए, चाहे कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए। निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। तो हमारे प्यारे दर्शकों ने पता नोट कर लिया है और आप हमें खत ज़रूर लिखेंगे। चलिए दर्शकों, फिलहाल आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन इसी वादे के साथ कि आप अपने दिन को खुशनुमा तरीके से बिताएंगे। मानते हैं कि दिन में उलझने बहुत है, दिल में बहुत दर्द भी है, लेकिन इस दर्द को दरकिनार कीजिए और अपने दिल को खुशनुमा रखिए। नमस्कार।